तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा थर्ड रिवीजन बैच, जो कि है चार्ज ऑफ जीएसटी का। मींस हम चार्ज ऑफ जीएसटी आज के दिन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कंपोजिशन स्कीम भी कवर करेंगे। तो बेसिकली चार्ज ऑफ जीएसटी है क्या। सबसे पहले तो चार्ज ऑफ जीएसटी का मतलब समझते हैं। जो सेक्शन 9 है वो बताता है चार्जिंग सेक्शन है। वो क्या है, चार्जिंग सेक्शन। मीन्स ये बताता है कि क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा। मींस जीएसटी एप्लीकेबल होगा। कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा, है ना। और किस पे होगा, वो लगेगा इंट्रास्टेट सप्लाई पे। हमने पहले ही ये कवर कर लिया था सेकेंड रिवीजन में कि इंट्रास्टेट सप्लाई पे क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो अभी हम सीजीएसटी एक्ट कवर कर रहे हैं। तो सीजीएसटी एक्ट में क्या लिखा रहेगा कि सीजीएसटी लगेगा किस पे लगेगा, इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगेगा, है ना। किस रेट से लगेगा, रेट जो है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मीन सीजीएसटी का रेट ना 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगेगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगेगा, ठीक है। मीन्स ये अभी कहाँ आ रहा है, ये स्टेट एक्साइज रेट में आ रहा है। मीन्स एक्साइज लगता है इस पे और इसका पूरा शेयर किसके पास जाता है, स्टेट के पास जाता है, ठीक है। तो सीजीएसटी लगेगा, ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज पे लगेगा, है ना। और उसके बाद अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगेगा। और सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी, वो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे लगेगा। और रेट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर 9(2) हमने कवर करा था कि 5 गुड्स, यहाँ पे 5 गुड्स अभी ऐसे हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहे हैं। मींस यहाँ पे अभी भी उनको क्या, पुराने एक्ट के तहत पुराना टैक्स देना पड़ रहा है। मींस उन गुड्स पे क्या लग रहा है, जो वेट है, एक्साइज है, सीएसटी, वो लग रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं लाए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा अगर यहाँ पे वो आ गए तो, ठीक है। ऐसे कौन से 5 गुड्स है और ये कब आएंगे, सबसे पहले ये आएंगे जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट हमको नोटिफाई करेगी। मींस अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जीएसटी काउंसिल ने अभी तक इन्हें रिकमेंड नहीं किया। कौन से 5 गुड्स है, बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो थे, है ना। एक तो मोटर स्पिरिट था। मोटर स्पिरिट जो था वो हमारा नेचुरली जो है पेट्रोल जो हम गाड़ी में डलवाते हैं वो है। उसके बाद डीजल था। उसके बाद जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, पेट्रोलियम क्रूड होता है वो था। उसके बाद एविएशन टर्बाइन फ्यूल था और नेचुरल गैस था। ये 5 गुड्स थे। ये 5 गुड्स पे अभी जीएसटी नहीं लग रहा है, जब काउंसिल रिकमेंड करेगी तब लगेगा, ठीक है। उसके बाद 9(3) और 9(4) जो हमने कवर करा था, ये हमने बेसिकली एक आरसीएम मेथड पढ़ी थी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आर फॉर आरसीएम, आर फॉर रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। आर फॉर आरसीएम, आर फॉर रिसिपिएंट को पे करना पड़ेगा टैक्स अंडर आरसीएम, ठीक है। तो ये बेसिकली आरसीएम वाला प्रोविजन था। 9(3) और 9(4) में डिफरेंस ये था कि 9(4) में जो सप्लायर था वो क्या था, सप्लायर अनरजिस्टर्ड था, रिसीव फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड सप्लायर। मींस यहाँ पे जो सप्लायर सप्लाई करता है गुड्स रिसिपिएंट को, ये अनरजिस्टर्ड था अंडर 9(4). और 9(3) में एनी स्पेसिफाई कैटेगरी की सप्लाई थी। स्पेसिफाई करी गवर्नमेंट ने कुछ सप्लाई ऐसी कि अगर वो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट के पास जा रही है तो उस केस में रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। 9(5) में हमने कुछ सप्लाई ऐसी देखी थी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना पड़ता है अगर कुछ सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही है। मींस सप्लायर को भी नहीं भरना है, रिसिपिएंट को भी नहीं भरना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को भरना है। मींस हमारे केस में हम ले सकते हैं उबर को ले सकते हैं कि अगर उबर से आपने कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है तो इलेक्ट्रिशियन को नहीं पे करना है जीएसटी, ना ही हमको पे करना है अंडर आरसीएम, उस उबर कंपनी को पे करना फ्रॉम अंडर सेक्शन 9(5) एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्योंकि उबर क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो ऑनलाइन फैसिलिटी देता है, ठीक है। तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर हुआ और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोविजन ये भी था कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई बाहर की कंपनी है तो उसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑफिस खोलना पड़ेगा, एक पर्सन इंचार्ज बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाया तो उसे अपॉइंट करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे बिजनेस कर सकता है और वो पर्सन लायबल होगा यहाँ पे जीएसटी पे करने के, ठीक है। 9(3) में टोटल हमारी जो 4 गुड्स थे और 16 सर्विस थी और 2 सर्विस आईजीएसटी एक्ट में नोटिफाई थी। और 9(4) में 3 सप्लाईज थी। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई हो ले रहे हो तो इन 3 सप्लाईज पे अंडर आरसीएम रिसिपिएंट को टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है।
अभी ई कॉमर्स ऑपरेटर की भी कुछ सप्लाईज है डिफाइंड, बट ये हमारे सिलेबस में कवर नहीं है, हमको ये अभी तक सिलेबस में सीएमए सिलेबस इंटर के सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे कवर नहीं करेंगे। हम फुकट अपना बोझ नहीं बढ़ाएंगे कि हमें ऑलरेडी अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है थोड़ा, तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी सप्लाईज आती है हम उतनी उतनी कवर करेंगे। गुड्स कौन कौन से थे जो आरसीएम के अंडर रिसिपिएंट को लायबिलिटी आती है टैक्स पे करने की। अगर कैश्यूनट आप परचेस कर रहे हो, कैश्यूनट परचेस कर रहे हो, बीडी रेपर्स परचेस कर रहे हो, लीव्स बीडी रेपर लीव्स परचेस कर रहे हो, टोबैको लीव्स परचेस कर रहे हो, रॉ कॉटन परचेस कर रहे हो, और ये किससे परचेस कर रहे हो, कोई एग्रीकल्चरिस्ट से परचेस कर रहे हो, और जो परचेस कर रहा है वो कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन परचेस कर रहा है, तो रजिस्टर्ड पर्सन के अंडर आरसीएम लायबिलिटी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर लॉटरी सप्लाई हो रही है, लॉटरी सप्लाई कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी परचेस कर सप्लाई कर रही है, ये सप्लायर है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, लोकल अथॉरिटी सप्लाई कर रही है, और किसी डीलर को या डिस्ट्रीब्यूटर सेलिंग एजेंट को सप्लाई कर रही है, तो सेलिंग एजेंट के अंडर आरसीएम लायबिलिटी आ जाती है टू pay tax on the supply of lottery by central government, state government, local authority to selling agent। ठीक है, इसके बाद अगर सिल कैन परचेस कर रहे हो, कोई सिल कैन मैन्युफैक्चरर है, उससे अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई रिसीव करता है सिल कैन, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी आ जाती है टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। ठीक है, उसके बाद कोई यूज्ड व्हीकल है, सीज्ड या कॉन्फिस्केटेड गुड्स है, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स है, वेस्ट एंड स्क्रैप्स है, अगर ये सब अगर सप्लाई हो रहा है ना, तो ये सब अगर सप्लाई हो रहा है, और कौन सप्लाई कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, ये अगर सप्लाई कर रहे हैं, तो जिस पर्सन को सप्लाई किया है वो रिसिपिएंट लायबिलिटी हो जाता है टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। अब इसके बाद जो गुड्स जो थे वो तो हमारे कम थे, अब यहाँ पे से हमारी सर्विस शुरू होती है, जो कि 16 सर्विस है, टोटल 16 सर्विस ऐसी है जहां पे किसको पे करना है, आरसीएम के अंडर रिसिपिएंट को पे करना है टैक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने गुड्स वाले कवर करे जिसमें रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है, उसके बाद हम कवर करने जा रहे हैं अब हमारी सर्विसेज जिसमें रिसिपिएंट की लायबिलिटी आ जाती है टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। ठीक है, अब रिसिपिएंट की कौन कौन सी लायबिलिटी है इसमें, इसके अंदर आप सबसे पहले अगर सर्विस में देखें तो एक जीटीए वाला हमने कवर करा था कि अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से अगर कोई गुड्स परचेस करते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से कोई सर्विस लेते हैं, कैसी सर्विस लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेते हैं, तो उस केस में जो पर्सन रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है उसकी लायबिलिटी आ जाती है टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। ठीक है, अब ये कौन कौन सर्विस ले सकता है उससे, एक फैक्ट्री ले सकती है, सोसाइटी ले सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ले सकती है, फर्म ले सकती है, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट ले सकती है, या फिर एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट वो ले सकता है, या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी ले सकता है। ठीक है, इसमें एक ट्विस्ट क्या था कि अगर जो जीटीए है वो ऑलरेडी अगर 12% पे कर दे, 12% ऑलरेडी पे कर दे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो फिर रिसिपिएंट की लायबिलिटी नहीं आती यहाँ पे टैक्स पे करने की। ठीक है, इसको अपन एक एग्जांपल से कवर कर सकते हैं यहाँ पे कि मान लो मान लो जो जीटीए सप्लायर है वो क्या है, सप्लायर ऑफ सर्विस है, क्या सर्विस देता है वो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है। ठीक है, जीटीए, और ये किसको देता है, या तो फैक्ट्री को देता है, या फिर सोसाइटी को देता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी को देता है, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट को देता है, या पार्टनरशिप फर्म को देता है, या फिर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को देता है, या फिर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी में को देता है। क्या आपको ये सब याद करने की जरूरत है इतनी, नहीं, इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ये 7 पर्सन के नाम याद रखो, एक बेसिक मोटा मोटा अंदाजा लेके जाने कि ये 7 पर्सन है, अगर आपको याद नहीं भी रहते हैं तो भी कोई इतनी दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट कहीं से भी पूछ सकता है, सेफर साइड आप थोड़ा सा पढ़ के जाओ, बाकी इतना डीप कभी पूछा नहीं है अभी तक इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, अब मान लो जीटीए ने इनको सर्विस दी, ठीक है, और जीटीए ने जब इनवॉइस बनाया तो इनवॉइस बना के वो क्या करेगा, इनसे पैसा रिकवर करेगा। अब मान लो उन्होंने 10,000 का इनवॉइस बनाया, उस पर उन्होंने क्या करा, 12% जीएसटी लगाया, और 1200 का जीएसटी लगा के 11,1200 का इनवॉइस भेज दिया। अगर जीटीए ने ऑलरेडी फॉरवर्ड स्कीम के तहत अंडर @12% जीटीए ने टैक्स पे कर दिया है, फॉरवर्ड चार्ज के तहत क्या करा है, इन 7 पर्सन से क्या करा है,
टैक्स कलेक्ट कर लिया है, तो उस केस में ये आरसीएम के अंडर एग्जम्प्ट हो जाते हैं। यहाँ पे इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं आ जाती है टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, ठीक है, यहाँ पे फिर वो एग्जम्प्ट हो जाते हैं। और अगर जीटीए ने ऐसा नहीं करा है तो उस केस में आरसीएम में आएंगे ये, और 18% इनको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। इनको 18% के रेट से क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक ट्विस्ट यहाँ पे ये भी था कि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी ने कोई सर्विस ली है किससे, जीटीए से, या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी ने ली है, ठीक है, तो उस केस में इनको जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जाना ही पड़ेगा, उसको फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। अदरवाइज और आरसीएम, यहाँ पे आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आती, मींस वहां पे उसको मैंडेटरी है, मींस अगर वो गवर्नमेंट को सप्लाई करता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो वहां पे मैंडेटरी उसको फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा और जीएसटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि आरसीएम के अंडर आप ही डिपॉजिट कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने एक सर्विस कवर करी थी एडवोकेट वाली। अगर कोई सर्विस एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड कराता है, क्या सर्विस देता है, वो लीगल सर्विस देगा। ऑब्वियसली एडवोकेट क्या देगा, लीगल सर्विस देगा, या फिर कोई सीनियर एडवोकेट है या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट है, अगर ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, किसको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी आ जाती है टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, ठीक है। सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का हमने क्या कंसेप्ट समझा था कि आज की तारीख में कई केसेस है कोर्ट के पास जो सॉल्व नहीं हो रहे, मींस सॉल्व क्या नहीं हो रहे, उनके पास डेट ही नहीं है ना, इतना बिजी है कोर्ट कि उनके पास इतने केसेस ऑलरेडी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है सॉल्व करने का। तो कंपनी ने क्या करा, और ऑब्वियसली आप कोर्ट में जाते हो तो आपकी इमेज भी खराब होती है कि यार इस पे तो केस चल रहा है, ठीक है। तो दो बिजनेसमैन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एग्री होते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो उस केस में अगर कोई ने डिफॉल्ट करा तो ऑब्वियसली हम कहाँ जाएंगे, हम न्याय के लिए, हम कोर्ट जाएंगे। तो आज के तारीख में उन्होंने नया कंसेप्ट लॉन्च करा कि हम एक काम करते हैं, कोर्ट ना जाके हम कहाँ जाएंगे, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जाएंगे। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक एक्सपर्ट होता है और वो एक्सपर्ट क्या करता है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग एक बेस्ट डिसीजन निकालता है, दोनों पार्टियों को सहमत करता है, दोनों पार्टियों के लिए एक डिसीजन बनाता है कि आप एक काम करो, दोनों पार्टी मिलके इस समझौते पे एग्री कर जाओ और ये समझौता आप दोनों के लिए फाइनेंशियली और रेपुटेशन के लिहाज से आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, तो आप इस पे क्या करो, एग्री हो जाओ, ठीक है। तो इस केस में आप जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाते हो तो वो फ्री में तो सर्विस देगा नहीं, तो जो भी पर्सन उसको पेमेंट करेगा, एक्स पर्सन या वाई पर्सन जो भी पेमेंट करेगा, तो वो पेमेंट जैसे ही करेगा तो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है ना। तो यहाँ पे सिंस ये आरसीएम के अंडर आता है तो सर्विस प्रोवाइडर तो टैक्स कलेक्ट करके नहीं भरेगा, यहाँ तो जो रिसिपेंट ऑफ सर्विस है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो रिसिपेंट ऑफ सर्विस है ये जब भी पेमेंट करेंगे इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, तो इनको आरसीएम के अंडर क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा सेम इनको आरसीएम के अंडर क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का हमने क्या कंसेप्ट समझा था। इसके बाद अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रहा है, स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, तो उस केस में जो सर्विस रिसिपिएंट उसकी लायबिलिटी आ जाती है टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि अगर बीसीसीआई सर्विस दे रहा है, बीसीसीआई क्या सर्विस देता है, बीसीसीआई क्या कंडक्ट कराता है, आईपीएल कंडक्ट कराता है। अब आईपीएल पे क्या कई सारी स्पॉन्सरशिप सर्विस देता है, जैसे अभी करंटली क्या चल रहा है, टाटा आईपीएल चल रहा है, तो ठीक है, टाटा आईपीएल चल रहा है, तो टाटा को स्पॉन्सरशिप सर्विस किसने दी, बीसीसीआई ने दी, ठीक है। तो अब इस केस में टाटा सर्विस रिसिपिएंट हो गया, क्योंकि वो सर्विस ले रहा है, क्या सर्विस ले रहा है, स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रहा है, और सर्विस कौन दे रहा है, बीसीसीआई दे रहा है, ठीक है। तो टाटा की आरसीएम के अंडर लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की, ठीक है। और बीसीसीआई यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाता है कि हमको यहाँ पे कोई जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाटा ही खुद आरसीएम के अंदर जीएसटी पे कर देगा, ठीक है। सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस सप्लाई कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उस केस में बिजनेस एंटिटी की ही लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की। किसकी लायबिलिटी आ जाती है, बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी आ जाती है। बट इस केस में कुछ यहाँ पे सर्विस ऐसी है जहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, मींस यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। कौन कौन सी ऐसी सर्विस है,
पहली सर्विस है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है, कौन दे रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर यूनियन टेरिटरी। तो अगर ये अगर रेंट पे दे रही है कोई भी प्रॉपर्टी, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी रिसिपिएंट है, जो बिजनेस एंटिटी है, वो लायबल नहीं होती आरसीएम पे करने की। जो गवर्नमेंट है वो ही लायबल हो जाती है यहाँ पे जीएसटी कलेक्ट करने की और जीएसटी पे करने की, ठीक है। उसके बाद कोई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, पार्सल है या फिर लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है या फिर एजेंसी सर्विस देती है गवर्नमेंट, तो उस केस में भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, गवर्नमेंट को ही जीएसटी कलेक्ट करके पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर एयरक्राफ्ट और वेसल की सर्विस देती है, कहाँ पे देती है? एयरपोर्ट पे सर्विस देती है या फिर पोर्ट पे सर्विस देती है, तो उस केस में भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। जो एयरपोर्ट का जो कंपनीज है, अपनी कौन सी कंपनीज है? एयरक्राफ्ट कंपनीज है, उन पे आरसीएम नहीं लगेगा। गवर्नमेंट को ही क्या करना पड़ेगा? जीएसटी कलेक्ट भी करना पड़ेगा और जीएसटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। मींस ये तीन जो सर्विस है उस पे क्या लग जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस है। ट्रांसपोर्ट अगर गुड्स, जैसे आपने क्या करा, आपने टिकट्स खरीदे, रेल टिकट खरीदे, तो उस केस में आपकी लायबिलिटी नहीं आ जाती है, गवर्नमेंट खुद उस पर जीएसटी कलेक्ट करके जीएसटी पे कर देती है, ठीक है। उसके बाद एक सर्विस हमने यहाँ पे एक और ग्लिच देखा था कि रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को भी इनने आरसीएम के अंडर डाल रखा। बस यहाँ पे क्या कर रखा है, पर्सन जो बिजनेस एंटिटी था, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन उसको यहाँ पे कंसिडर कर लिया। कैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस सप्लाई कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगर रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कर रही है, तो उस केस में हमने पहले तो ये समझा था कि फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा उस पर, अगर बिजनेस एंटिटी को दे रही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है तो अगेन उस पर आरसीएम लग जाएगा और गवर्नमेंट यहाँ पे अगेन एग्जम्प्ट हो जाएगी। और जो पर्सन जो ले रहा है, ठीक है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है, उसको ही आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। 5B और 5C हमने कवर करा था कि अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल क्या लिया था, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि शाहरुख खान के पास क्या है, शाहरुख खान के पास एक लैंड है, ठीक है। अब शाहरुख खान को है ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था कि अक्षय कुमार को है ना, अक्षय कुमार को बहुत सारे काम आते हैं, वो साल में 4 पिक्चर भी कर लेता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी कर लेता है। तो उसने क्या बोला शाहरुख खान को कि एक काम कर, तेरी ये जो लैंड जो अभी नो यूज है, जिसका कोई यूज ही नहीं है, अभी तेरे को यूज भी नहीं है और तू खुद भी इससे चाहता है कि अर्न करूं या फिर मैं इस पे बिल्डिंग बनाऊं, यहाँ पे रहूं, तो एक काम कर, तू ये बिल्डिंग, ये लैंड मुझे दे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बिल्डिंग बनाऊंगा, है ना। और बिल्डिंग कितने फ्लोर की बनाऊंगा? फॉर एग्जांपल 10 फ्लोर की बनाऊंगा। उसमें से 10 फ्लोर, तो शाहरुख खान बोलेगा कि मेरे पास पैसे भी नहीं है। शाहरुख खान क्या बोल रहा है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं तेरे को एक भी रुपए नहीं दूंगा, ठीक है। तो अक्षय कुमार बोल रहा है ठीक है, तू मुझे पैसे मत देना, तू एक काम कर, क्या करना, मुझे है ना एक काम कर, कुछ अमाउंट दे देना, एक्स अमाउंट दे देना। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 करोड़ की होती है, तो एक काम कर 10 करोड़ मत देना, तू एक काम कर, मुझे 1 CR ही दे देना, या फिर कुछ भी अमाउंट मत देना, या तो अमाउंट कुछ पार्शियल अमाउंट दे देना, कुछ छोटा सा अमाउंट दे देना, या फिर कुछ भी अमाउंट मत देना। बट इस 10 फ्लोर की बिल्डिंग में मेरे 4 फ्लोर होंगे, है ना, 4 फ्लोर मेरे होंगे, 6 फ्लोर तेरे रहेंगे। ऊपर के जो टॉप फ्लोर रहेंगे, जो 10, 9, 8 और 7 रहेगा, वो मेरा रहेगा और उसको तू कहीं भी नहीं छू सकता, उसको कभी भी नहीं छू सकता। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, ये सारे तेरे सारे फ्लोर किसके रहेंगे? ये शाहरुख खान के रहेंगे। और ये ऊपर के फ्लोर किसके रहेंगे? अक्षय कुमार के रहेंगे, ठीक है। इस पे बात पे एग्री कर गए। तो अब इसमें सर्विस कौन दे रहा है? सर्विस दे रहा है शाहरुख खान दे रहा है। वो शाहरुख खान काय की सर्विस दे रहा है? वो ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर क्या कर रहा है? डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहा है। किसको ट्रांसफर कर रहा है? अक्षय कुमार को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट राइट्स मैं तेरे को देता हूं, तू डेवलप कर, यहाँ पे क्या कर, तू डेवलप कर, ठीक है। तो ये सर्विस देने का जो सर्विस रिसिपिएंट है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, हमारे केस में सर्विस रिसिपिएंट कौन है? सर्विस रिसिपिएंट अक्षय कुमार है। कौन है हमारा? अक्षय कुमार है। तो वो जो सर्विस ले रहा है, उसको लायबिलिटी आ जाती है यहाँ पे जीएसटी पे करने की अंडर आरसीएम, ठीक है। सर्विस सप्लाई बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर, ठीक। इसके बाद हमने 5C में क्या करा था? लॉन्ग टर्म लीज वाला एग्जांपल लिया था। लॉन्ग टर्म लीज में क्या ले रहे थे अपन? यहाँ पे क्या एग्जांपल था
कि अगेन हमारे पास क्या है, शाहरुख खान के पास लैंड है, अगेन यहाँ पे लैंड है, ठीक है। यहाँ पे शाहरुख खान ने बोला कि ये लैंड तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। अगेन अक्षय कुमार आया, एक काम करो बिल्डिंग में बनाऊंगा, बट शाहरुख खान ने इस बार बोला कि मैं तेरे को 4 फ्लोर भी नहीं दूंगा, एक काम कर मैं तो तेरे को 4 फ्लोर भी नहीं दूंगा, ऐसा कुछ एग्जांपल है क्या तेरे पास? तो उनने बोला कि ठीक है तू 4 फ्लोर भी मत देना, तू एक काम कर पूरे ही 10 फ्लोर दे दे मुझे, पूरे 10 फ्लोर दे दे, और ये 10 फ्लोर मैं तेरे को 10 साल बाद पूरे वापस एज इट इज वापस कर दूंगा, ठीक है। 10 साल तक ये 10 फ्लोर मेरे रहेंगे, उसके बाद पूरे फ्लोर तेरे वापस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज वाला का 10 साल नहीं, यहाँ पे हमारा 30 साल, लॉन्ग टर्म लीज कब मानी जाएगी, जब 30 साल से ज्यादा का अगर लीज हुआ, ठीक है। तो 30 साल के लिए तो मुझे क्या कर दे, 30 साल या उससे ज्यादा के लिए मुझे क्या कर दे, ये बिल्डिंग मुझे दे दे, ये लैंड मुझे दे दे। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये डेवलपमेंट कर दूंगा, यहाँ पे 30 साल निकालूंगा मैं, सॉरी 30 साल निकालूंगा, तो 30 साल के बाद तेरे को मैं ये एज इट इज वापस कर दूंगा, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म लीज का केस है और उस केस में भी ऐसे ही कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, तो उस केस में भी जो प्रमोटर है अक्षय कुमार है, उसको आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करना पड़ेगा। मीन्स जो भी रेंट वो क्या करेगा, शाहरुख खान को देगा, या फिर जो भी मतलब रेंट नहीं भी देता है तो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग जो रेंट बनता है वो रेंट पे क्या करना पड़ेगा, आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 years और मोर बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट फी कॉल्ड एज अ प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस और बाय एनी अदर नेम ऑन एंड पीरियोडिक रेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसकी लायबिलिटी आ जाती है यहाँ पे जीएसटी पे करने की, ठीक है। तो ये हमारा क्या कवर हो गया था, 5 कवर हो गया था यहाँ पे। 5 में 3 थे बेसिकली, 5A, B और C, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टर वाले पार्ट, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टर वाले पार्ट कि अगर कोई डायरेक्टर सर्विस दे रहा है, डायरेक्टर किसको सर्विस देगा, ऑब्वियसली डायरेक्टर अगर कोई कंपनी का है तो उसे सर्विस देगा। अगर डायरेक्टर सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है, कंपनी को, तो सर्विस रिसिपिएंट कौन होगी, कंपनी होगी। तो उस केस में कंपनी की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की। कई डायरेक्टर क्या होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय भी हो जाते हैं, ठीक है, कई कंपनी के एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो अगर वो एम्प्लॉय हो जाते हैं तो उस केस में तो यहाँ पे जीएसटी आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने शेड्यूल 3 में पढ़ रखा है कि अगर एम्प्लॉय किसको सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉयर को, तो उस केस में ये तो नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी है, मींस यहाँ पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। बट वो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, वो डायरेक्टर क्या करता है, पार्ट टाइम के लिए आता है, सिटिंग फी चार्ज करता है, फॉर एग्जांपल एक मीटिंग के वो करोड़ों रुपए चार्ज करता है, एक बार आता है मीटिंग करता है चले जाता है, तो उस केस में वो एम्प्लॉय नहीं हुआ, वो क्या कर रहा है, वो रेम्युनरेशन बेसिस पे काम कर रहा है। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करेगी। सर्विस रिसिपिएंट कौन है, कंपनी है। ऐसा प्रोविजन बेसिकली, ये टाइप के प्रोविजन इसलिए लाए जाते हैं कि एक काम करो, आप छोटी छोटी 1000 मछलियों को छोड़ दो और बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टर वाली सर्विस है, फॉर एग्जांपल एजेंट वाली सर्विस है ना, उसके बाद ये एक्टर वाली सर्विस है, म्यूजिशियन वाली सर्विस है, ऑथर वाली सर्विस है। तो ये वाली सर्विस, ये वाली जो सर्विसेज है, तो इस केस में क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ लो, छोटी छोटी मछलियों को छोड़ दो, बड़ी कंपनियों, बड़ी मछलियों को ही हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, उनसे ही जीएसटी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सर्विस सप्लाई बाय एनी डायरेक्टर, अगर सर्विस सप्लाई कर रहा है कोई डायरेक्टर किसी कंपनी को, तो उस कंपनी की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की अंडर आरसीएम, ठीक है। ऐसे ही सेम इंश्योरेंस एजेंट का वाला था कि इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी को अगर सर्विस दे रही है, इंश्योरेंस एजेंट किसी कंपनी को, इंश्योरेंस एजेंट अगर सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, क्या सर्विस देगा इंश्योरेंस एजेंट, वो इंश्योरेंस सेल करता है। क्या करता है, इंश्योरेंस सेल करता है, ठीक है। आपने एक एग्जांपल देखा होगा आज की तारीख में कि एलआईसी का एक एजेंट है, एलआईसी का एजेंट है, वो एलआईसी का एजेंट एलआईसी के सीईओ से ज्यादा अमीर है। तो मैं नाम आपको बताता हूं, भरत पारेख, मिस्टर भरत पारेख जो हैं वो एलआईसी के एजेंट है, और वो क्या करते हैं, इतनी एलआईसी की इंश्योरेंस पॉलिसी बेच चुके हैं कि वो एलआईसी के सीईओ से ज्यादा रिचर है आज की तारीख में। और आज की तारीख में
जब भी एलआईसी का कोई भी डिसीजन लेना होता है कि ये पॉलिसी हम लॉन्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक नई पॉलिसी क्रिएट करी है, तो वो जो एजेंट है, वो जो मिस्टर भरत पारेख है, वो वहां पे जाते हैं, उसमें मीटिंग में जाते हैं और वो मीटिंग में अपना डिसीजन देते हैं कि ये पॉलिसी आज की तारीख में इतनी सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, और उनके जो उनकी एडवाइस है वो उसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज है फील्ड का कि आज की तारीख में जो पर्सन है, जो क्या बोलते हैं कस्टमर है, वो कौन सी पॉलिसी चाहता है, किस टाइप की पॉलिसी को लाइक कर रहा है, किसको डिसलाइक कर रहा है। तो इस कारण से वो इतने कंसीडर किए जाते हैं कंपनी में, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनी बेची, इतने सारे इंश्योरेंस बेचे हैं कंपनी के, कंपनी तो नहीं बेची उन्होंने, कंपनी के लिए इंश्योरेंस बेचे ठीक है। तो उस केस में अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट किसको दे रहा है सर्विस, इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर रहा है, इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा है, तो उस कंपनी की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की। अगेन यहाँ पे वो एग्जांपल अगेन आ जाता है कि अगर दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है तो फिर जीएसटी लगेगा ही नहीं, तो वो शेड्यूल 3 में ही कवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में यहाँ पर जीएसटी लगेगा और इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। सेम बैंकिंग कंपनी क्या करेगी, बैंकिंग कंपनी रिकवरी एजेंट रखती है। क्या करती है, रिकवरी एजेंट रखती है, क्योंकि वो लोन देती है, तो जब कोई लोन नहीं भरेगा तो रिकवरी एजेंट काम आएंगे, वहां पे इंश्योरेंस एजेंट काम नहीं आता, ठीक है। तो रिकवरी एजेंट रखती है, तो रिकवरी एजेंट की लायबिलिटी यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाती है, और जो बैंकिंग कंपनी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी, उनकी लायबिलिटी आ जाती है यहाँ पे आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करने की, ठीक है। इसके बाद हमने कवर किया था म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, और इस टाइप की कोई सर्विस है, अगर म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, या फिर कोई मेकअप आर्टिस्ट है, तो इस टाइप की सर्विस अगर किसी को आप देते हो, कोई जैसे म्यूजिक कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी है, और इस टाइप की कंपनी को आप जब सर्विस देते हो तो इनकी जीएसटी लायबिलिटी आ जाती है आरसीएम में जीएसटी पे करने की, ठीक है। म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक, ठीक है। यहाँ पे एक ऑथर वाली सर्विस भी थी कि अगर ऑथर सर्विस दे रहा है किसी पब्लिशर को, तो अगेन पब्लिशर की जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी जीएसटी पे करने की अंडर आरसीएम। बट यहाँ पे ऑथर चाहे तो खुद फॉरवर्ड चार्ज में जा सकता है, ऑथर चाहे तो खुद फॉरवर्ड चार्ज में जा सकता है और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जाके वो जीएसटी पे कर सकता है, ठीक है। बट इसको उसके लिए दो चीज करनी पड़ेगी, एक तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और दूसरा क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इनवॉइस में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, तभी जाके वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर सकता है, और फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करने के बाद वो खुद जीएसटी पे करेगा, और जो पब्लिशर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएगा, उसकी कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। अगर ओवरसीइंग कमिटी को सर्विस दे रही है आरबीआई, ओवरसीइंग कमेटी बनाती है आरबीआई, क्या करती है, कोई भी डिसीजन लेती है तो ओवरसीइंग कमेटी के पास जाता है वो डिसीजन, और वो एडवाइस देती है, ओवरसीइंग कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो एडवाइस देते हैं अपने को उस आरबीआई के डिसीजन, आरबीआई के जो आरबीआई ने डिसीजन लिया उसको क्या करते हैं, वो रिव्यू करते हैं, और फिर उसके बाद अपना ओपिनियन रखते हैं कि ये जो डिसीजन आप ले रहे हो वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ओवरसीइंग कमेटी क्या सर्विस दे रही है, आरबीआई को सर्विस दे रही है, एक्सपर्ट ओपिनियन दे रही है बेसिकली। तो उस केस में आरबीआई की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की अंडर आरसीएम, ठीक है। आरबीआई की लायबिलिटी आ जाती है यहाँ पे जीएसटी पे करने की अंडर आरसीएम, ठीक है। अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बैंकिंग कंपनी क्या रखेगी, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी रखेगी। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का क्या काम है, लोन बेचना, क्रेडिट कार्ड बेचना, ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बेसिकली ये सर्विस देते हैं, ठीक है। तो उस केस में बैंकिंग कंपनी यहाँ पे क्या हो जाती है, एग्जम्प्ट हो जाती है, बैंकिंग कंपनी की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी में हमने एक एजेंट देखा था कि इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी आ जाती है। बैंकिंग के हमने तीन यहाँ पे देखे हैं। पहला तो देखा है रिकवरी एजेंट वाला, दूसरा हमने देखा है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाला, ठीक है, और तीसरा हम देखेंगे बिजनेस फैसिलिटेटर वाला, ठीक है। अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस दे रहे हैं, किसको सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग कंपनी को, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी फॉर्म टू बैंक और एनबीएफसी, बैंक या फिर एनबीएफसी को, तो उस केस में बैंक या एनबीएफसी की लायबिलिटी आ जाती है अंडर आरसीएम, ठीक है। कोई बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। बिजनेस फैसिलिटेटर का क्या काम होता है,
बिजनेस फैसिलिटेटर का काम होता है कि वो बिजनेस प्रोवाइड करे, बैंकिंग कंपनी को बिजनेस ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए वो अपना ओपिनियन रखे, वहां पे वो क्या कर सकता है, बेस्ट उसको फॉर एग्जांपल डाटा दे सकता है, डाटा सेल कर सकता है बैंकिंग कंपनी को। तो उस केस में अगर कोई सर्विस देता है बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को, तो उस केस में बैंकिंग कंपनी की लायबिलिटी आ जाती है अंडर आरसीएम जीएसटी पे करने की। ठीक है, तो ये हमारी टोटल 12 सर्विस यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद 13 सर्विस हमने देखी थी कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, कोई बिजनेस एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है, तो उस केस में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की। फिर हमने देखा था सिक्योरिटी सर्विस वाला, कि अगर आप सिक्योरिटी सर्विस लेते हो तो उस केस में जो सर्विस रेसिपिएंट है उसकी लायबिलिटी आ जाती है, रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की अंडर आरसीएम, और वो जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाता है। ठीक है, बट सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर अगर गवर्नमेंट को देता है, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, स्टेट गवर्नमेंट को देता है, यूनियन टेरिटरी को देता है, या फिर लोकल अथॉरिटी को देता है, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी को देता है, तो उस केस में जी यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है उसको ही जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, अब रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम में, तो यहाँ पे भी उसको जो कंपोजिशन डीलर है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है, और जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है उसको ही फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, मींस यहाँ पे क्या है, बेसिकली दो एग्जम्पशन है, या तो सबसे पहले तो हमने क्या कवर करा कि सिक्योरिटी सर्विस अगर किसी बेसिकली रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देती है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी आ जाती है यहाँ पे जीएसटी पे करने की। ठीक है, बट इस केस में, नीचे वाले केस में सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर की लायबिलिटी आ जाएगी, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर की लायबिलिटी आ जाएगी जीएसटी पे करने की अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट होना चाहिए या फिर कंपोजिशन डीलर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो डीलर है, तो ये दो पर्सन है, तो उस केस में जो अपना सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी लायबिलिटी आ जाती है फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करने की। ठीक है, ये हमारा सिक्योरिटी वाला खत्म हो गया। इसके बाद हमने एक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का देखा था, कि रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल का देखा था, कि अगर मोटर व्हीकल आप रेंट पे देते हो जिसमें क्या फ्यूल इंक्लूड है, जिसमें क्या कॉस्ट ऑफ फ्यूल है इंक्लूड है, उसमें अगर जो भी पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जो सर्विस रिसिपिएंट है वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की अंडर आरसीएम। ठीक है, यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो मीन्स क्या कर रहा है, मोटर व्हीकल दे रहा है कुछ टाइम के लिए, मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि मोटर व्हीकल जाएगी, रेंट आएगा और फिर मोटर व्हीकल वापस आ जाएगी। ठीक है, तो उस केस में जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने एक लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी वाला देखा था, कि अगर आप सिक्योरिटी लैंड करते हो तो उस केस में जो बोरोवर है वो बोरोवर की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की आरसीएम में। इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के तहत अगर आप क्या करते हो, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब होता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होता है, लैंड होते हैं। लैंड कैसे होते हैं, कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, XYZ नहीं, यहाँ पर अपन लेते हैं सीता, गीता, बबीता। ठीक है, ये 3 पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, गीता बबीता है ना, ये तो बबीता है, तारक मेहता वाली नहीं है ना, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे गीता ने बोल रखा था बबीता को कि बबीता मैं आपको 1000 शेयर्स दूंगी। ठीक है, 1000 शेयर्स आपको दूंगी, और कब दूंगी, 5 अप्रैल को दूंगी। कब दूंगी, 5 अप्रैल को दूंगी। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं करूं, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाई, तो मैं आपको 1 लाख रुपीस पेनल्टी दूंगी ऑन 6 अप्रैल, और 1000 शेयर्स तो मैं दूंगी, है ना, मतलब मेरे को 1000 शेयर्स तो डिलीवर ही करना है।
5th को नहीं करूंगी तो 6th को करूंगी, 6th को नहीं कर पाई तो 7th को मैं 2 लाख की पेनल्टी दूंगी, ठीक है, या और साथ ही साथ 1000 शेयर तो मेरे को देना ही है, ठीक है, 8th को दूंगी तो 3 लाख की पेनल्टी दूंगी, मींस ऐसे पेनल्टी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब गीता ने सोचा कि मैं 5 अप्रैल को तो दूंगी सही इसको 1000 शेयर, ठीक है। अब 5 अप्रैल को क्या हुआ कि शेयर गीता के पास थे ही नहीं, है ना, और मार्केट में भी कहीं अवेलेबल नहीं था, मींस कोई गीता को सेल करने को रेडी ही नहीं था वो शेयर्स। तो उसकी एक फ्रेंड थी सीता, उसकी सीता एक फ्रेंड थी और वो बहुत अच्छी थी, और उसके पास क्या था, वो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजर थी, और उसके पोर्टफोलियो में भी बहुत सारे अलग अलग कंपनी के शेयर्स रखे रहते थे। तो सीता ने बोला कि जिस कंपनी के शेयर तुझे चाहिए गीता, मेरे पास वो शेयर रखे हैं, और मेरे पास तो बहुत सारी क्वांटिटी में रखे हैं, 10,000 शेयर्स है, तेरे को कितने चाहिए बोल। गीता ने बोला मेरे को तो बस 1000 शेयर्स ही मुझे चाहिए, ठीक है, तो एक काम कर 1000 शेयर्स मुझे दे दे, मैं तेरे को 2 दिन बाद मैं तेरे को ला के दे दूंगी, तू तो मेरी फ्रेंड है, तो मेरे लिए इतना कर ही सकती है। तो सीता ने बोला ठीक है, मैं क्या करूंगी, तेरे को 1000 शेयर लैंड कर रही हूँ, मैं तेरे को उधार दे रही हूँ, और 1000 शेयर भी तुझे मुझे वापस करना, ठीक है, मुझे 1000 शेयर वापस चाहिए, ठीक है। इसके बदले तू मुझे क्या करना, फ्रेंडशिप तो अपनी जगह, इसके बदले तुझे मुझे कंसीडरेशन भी देना पड़ेगा, कुछ कमीशन तुझे देना पड़ेगा। 1000 शेयर की वैल्यू आज की तारीख में मान लो 1 करोड़ रुपीज होती, 1 करोड़ रुपीज है इसकी मार्केट वैल्यू 1000 शेयर्स की। तो अब एक काम कर, तू ये 1 करोड़ का 2% मुझे दे देना, ठीक है, और एक हफ्ते बाद तू मुझे क्या करना, 1000 शेयर्स भी दे देना और 2% कमीशन भी दे देना, मींस 2 लाख रुपीज दे देना और 1000 शेयर्स तो वापस देना ही देना, ठीक है। तो उस केस में सीता क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो लेंडर है, वो क्या करती है, सर्विस शेयर्स लेंड कर रही है यहाँ पे, और गीता क्या है, सर्विस रिसिपिएंट है, वो सर्विस रिसिपिएंट है। तो अब गीता की लायबिलिटी यहाँ पे आ जाती है आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करने की, और जो 2 लाख रुपए वो जो देगी, किसको देगी, गीता सीता को देगी, तो गीता 2 लाख रुपए पे क्या करेगी, जीएसटी डिपॉजिट करेगी अंडर आरसीएम एज अ रिसिपिएंट, ठीक है, अंडर आरसीएम एज अ रिसिपिएंट गीता जीएसटी पे करेगी जीएसटी डिपार्टमेंट को, ठीक है, और सीता को क्या मिल जाएगा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गीता को मिलेगा, गीता जीएसटी पे कर रही है, बट रिसिपेंट भी तो गीता है, क्योंकि आईटीसी किसको मिलती है, रिसिपेंट को मिलती है, तो आईटीसी क्लेम कर सकती है गीता बाद में, क्योंकि वो जीएसटी पे कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी 16 सर्विस जो सीजीएसटी एक्ट में है वो हमारी टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने एक स्टोरी पढ़ी थी कि अगर इन सारी सर्विस को आपको एक बार में याद करना है तो कैसे याद करें। तो यहाँ पे हमने एक पूरी स्टोरी लाइन बना रखी है कि सरदार जी ने क्या कर रखा है, जीटीए बिजनेस करते हैं और वो स्पॉन्सरशिप सर्विस देते हैं अपने ट्रैक पे, जिसमें वो बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंकिंग कंपनी को बिजनेस क्या दिलाया था, सरदार जी के ट्रक पे क्या कराया था, लोन कराया था, क्योंकि लोन पे ही आता है ट्रक, क्योंकि ऑब्वियसली इतना पैसा तो है नहीं सरदार जी के पास, तो उन्होंने लोन कराया था। और ऐसा लोन किसने प्रोवाइड करवाया था, बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंकिंग कंपनी को बिजनेस दिलवाया था, ठीक है। ट्रक का इंश्योरेंस भी कराया, इंश्योरेंस कराने के बाद लोन भरा नहीं तो रिकवरी एजेंट भेज दिए बैंकिंग कंपनी ने, और बैंकिंग कंपनी ने किसके बोलने पे भेजे थे, आरबीआई ने, ओवरसीइंग कमेटी ऑफ आरबीआई के बोलने पे भेजे थे, ठीक है। और ओवरसीइंग कमेटी ने रिकमेंड किया था, सरदार जी इसके बाद क्या हो गया, गुस्सा हो गया, तो उन्होंने डायरेक्टर ऑफ कंपनी पे क्या करा था, ट्रक चढ़ा दिया था। अब ट्रक चढ़ाने के बाद केस हो गया तो गवर्नमेंट बीच में आई, गवर्नमेंट बीच में आना पड़ा। उसके बाद सरदार जी पे केस चला, एडवोकेट करा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास केस गया, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कोर्ट के पास नहीं गए, हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास गए, ठीक है। सरदार जी के पास पैसे नहीं थे एडवोकेट की फीस के, तो उन्होंने क्या करा, अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करा, रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है। और सरदार जी ने प्रॉपर्टी लीज पर ले ली, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी गई तो उनको भी चाहिए थी प्रॉपर्टी, तो उन्होंने लीज ले ली, जिसके लिए उन्हें सिक्योरिटी सर्विस अपॉइंट की। सरदार जी ऑथर बने और अपनी लाइफ पे क्या करी, पब्लिश करी बेसिकली। उन पर एक मूवी भी बनी है जिसमें म्यूजिक आर्टिस्ट और फोटोग्राफर ये क्या है, ये सब है, और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने ये मूवी क्या करी, सेल करी, ठीक है। ये बेसिकली एक स्टोरी लाइन है, इस स्टोरी से आपको मोस्ट ऑफ द सर्विस क्या रह जाएगी, याद रह जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद 2 सर्विस ऐसी थी हमारी जिसमें जो क्या कहाँ नोटिफाई है, जो आईजीएसटी एक्ट में नोटिफाइड है। मींस यहाँ पे आईजीएसटी एक्ट ने नोटिफाई कर रखा है कि ये सर्विस अगर प्रोवाइड करता है कोई सर्विस प्रोवाइडर, तो सर्विस रिसिपेंट की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की अंडर आरसीएम। कौन सी 2 सर्विस थी ऐसी,
ऐसी बेसिकली दो सर्विस वो थी, सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ये कौन हो गया नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाला? कोई अमेरिका में बैठा है ना, या फिर कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, ठीक है, यूएसए में बैठा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, या फिर कनाडा में बैठा है, मीन्स इंडिया के बाहर बैठा है। बेसिकली इंडिया के बाहर अगर कोई पर्सन बैठा है और वहां से कोई सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है? कोई भी ऐसा पर्सन अदर देन एनटीओआर। एनटीओआर मींस नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। अगर उनको कोई सर्विस दे रहा है तो उस केस में वो जो पर्सन रिसिपेंट, सर्विस रिसिपेंट, उसकी लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की, ठीक है। ये सर्विस कैसी हुई? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट कौन हुआ? बेसिकली मींस एनटीओआर अगर सर्विस रिसिपेंट है तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगी, ठीक है। मिस मान लो कोई यूएस की कंपनी सर्विस देती है एनटीओआर, तो उसमें जीएसटी नहीं लगे, ठीक है। ये यूएस की कंपनी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देती है तो जीएसटी लगेगा। और जो सर्विस रिसिपिएंट है, मीन्स सर्विस रिसिपिएंट कौन है? इंडियन कंपनी। तो उस केस में इंडियन कंपनी की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। जीएसटी पे करने की लायबिलिटी किसकी आ जाती है? यूएस कंपनी के, जो सर्विस रिसिपिएंट है इंडिया में बैठा है उसकी लायबिलिटी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि ये एनटीओआर क्या होता है। ये एनटीओआर क्या है? बेसिकली जो एनटीओआर है वो है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। मीन्स नॉन टैक्सेबल है वो सबसे पहले, और जो ऑनलाइन रिसिपेंट है मीन्स ऑनलाइन सर्विस ले रहा है। बेसिकली अगर आपने पबजी सर्विस ली है, पबजी गेम खेलते हो आप, अब ये पबजी जो गेम है वो कहाँ का है? वो चाइना का है, वो तो चाइना का है। तो चाइना की कंपनी मीन्स वो कहाँ बैठा है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, है ना, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा है ना। अब ये जो पबजी कंपनी है ये कहाँ से बैठी है? चाइना में बैठी है, ठीक है। अब सर्विस रिसिपिएंट कौन है? यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। सर्विस रिसिपिएंट कौन है? इंडिया में, ठीक है। तो इस केस में जो सर्विस रिसिपिएंट है उसकी लायबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि वो एनटीओआर है, ठीक है। जो भी पर्सन गेमिंग सर्विस लेता है या फिर कोई डाटा की सर्विस लेता है तो उस केस में एनटीओआर यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाता है। लेकिन कोई रजिस्टर्ड पर्सन को दे दी तो उस केस में तो लायबिलिटी आ जाएगी उस पर्सन की जीएसटी पे करने की, ठीक है। एनी गवर्नमेंट, हमारे साथ साथ गवर्नमेंट भी इंक्लूड है ना, लोकल अथॉरिटी, governmental authority, any individual, any other person not registered and receiving OIDAR service, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विस, ठीक है। ये कौन सी सर्विस हुई? ये जो गेमिंग की सर्विस आप ले रहे हो या फिर कोई लेक्चर आपने ऑनलाइन रिकॉर्ड करे, जैसे आप ऑनलाइन ये जो लेक्चर आप ले रहे हो ये भी OIDAR वाली सर्विस है। बट सिंस ये इंडिया में आप सर्विस ले रहे हो तो इस केस में तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। बट यही अगर आप यूएसए से कोई सर्विस लेते तो उस केस में रिसिपेंट की लायबिलिटी आ जाती जीएसटी पे करने की। बट सिंस आप एनटीओआर होते तो उस केस में आपकी लायबिलिटी नहीं आती, ठीक है। इन रिलेशन टू एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस प्रोफेशन। तो एनटीओआर बेसिकली अगर एनटीओआर वाली सर्विस है तो वो तो एग्जम्प्ट हो जाती है, वहां पे जीएसटी नहीं पे करनी। अगर दूसरी सर्विस कौन सी है? अगेन कोई मेरिटेरियन सर्विस है, ठीक है, मेरिटेरियन कंपनी। अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, पे ऑफ बंगाल वेसल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। पे ऑफ बंगाल वेसल प्राइवेट लिमिटेड ये कहां पे रजिस्टर्ड है? ये यूएस की कंपनी है, ठीक है। ये यूएस की कंपनी, ठीक है, यूएस की कंपनी है। और यूएस की कंपनी से सामने वाले पर्सन ने क्या करा? इंपोर्ट करा। यूएस की कंपनी है तो उनने क्या करा? ये कंपनी जो यूएस की थी वहां से इंपोर्ट करा, तो इंडिया में इंपोर्ट करा, है ना। तो उसको लाना था गुड्स, वहां से यहाँ लाना था। तो यूएस की कंपनी जो थी बे ऑफ बंगाल बंगाल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बे ऑफ बंगाल
कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो जो बे ऑफ बंगाल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो गुड्स को ट्रांसफर करती है, तो कंपनी ने बोला एक काम कर, जो हमारे गुड्स पड़े हैं यूएस की फैक्ट्री में, वहां से तू क्या कर, इंडिया में शिप कर दे, इंडिया में पहुंचा दे, ठीक है। तो उनने जो इंडियन कंपनी क्या सर्विस रिसिपिएंट हो गई, यहाँ पे सर्विस ले रही है, किससे ले रही है, बे ऑफ बंगाल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से सर्विस ले रही है। तो उस केस में सर्विस रिसिपिएंट जो इंडियन कंपनी है, उसकी लायबिलिटी आ जाती है यहाँ पे जीएसटी पे करने की। जो सर्विस रिसिपिएंट है, इंडियन कंपनी है और कहाँ बैठी है, इंडिया में बैठी है, तो यहाँ पे आरसीएम लग जाएगा और इस कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली दो सर्विस थी आईजीएसटी एक्ट में। सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे सर्विस देती है, तो जो सर्विस रिसिपिएंट है उसकी लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की, ठीक है। इसके बाद हमारा 9.4 था। 9.4 में हमने कवर करा था कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कुछ ऐसी सप्लाईज है, 9.4 में हमने क्या देखना है हमको कि 9.4 में अगर कोई सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड, और रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड, तो उस केस में रिसिपिएंट की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की, ठीक है। सबसे पहले हम दो छोटी वाली सर्विस सप्लाई कवर कर लेते हैं। अगर सीमेंट सप्लाई हो रहा है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सीमेंट सप्लाई करता है, तो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की, ठीक है। कैपिटल गुड्स अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई कर रहा है किसी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को, तो उस केस में रजिस्टर्ड रिसिपिएंट की लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की, ठीक है। उसके बाद कोई प्रमोटर है, प्रमोटर का क्या काम होता है, प्रमोटर का काम होता है कंस्ट्रक्शन का। अगर प्रमोटर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट की प्रमोटर ने, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसमें प्रमोटर ने क्या स्टार्ट करा कि मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करूंगा, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करूंगा तो मेरे को क्या क्या लगेगा, सेंड लगेगी, है ना, सीमेंट लगेगी, आयरन लगेगा, है ना, आर्किटेक्ट डिजाइनिंग लगेगा। तो इस केस में जो भी सर्विस मुझे लगेगी, तो टोटल फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का मुझे क्या लगेगा, सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई होगा, 10 करोड़ का मेरे को इनवर्ट सप्लाई होगा। इसमें से मेरे को मिनिमम 8 करोड़ क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड सप्लायर से रिसीव करना पड़ेगा। मान लो ये रजिस्टर्ड था, ये भी रजिस्टर्ड था, और ये दोनों अनरजिस्टर्ड थे, ठीक है। तो मैक्सिमम मेरे को इनसे जो है 8 करोड़ का परचेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इससे 4 करोड़ का परचेस करा, इससे 3 करोड़ का, इससे 2 करोड़ का, और इससे 1 करोड़ का, ठीक है। ऐसा मैंने परचेस करा। अब मैंने बेसिकली 7 करोड़ का ही परचेस करा है। मिनिमम मेरे को 80% जो है किससे परचेस करना है, रजिस्टर सप्लायर से करना है। तो 1 करोड़ का मैंने कम परचेस करा रजिस्टर सप्लायर से, तो अब 1 करोड़ पर मेरे को आरसीएम के अंडर जो प्रमोटर है उसकी लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की एट 18%, ठीक है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली ये वाली भी सप्लाई हमारी कवर हो जाती है। ये हमारा बेसिकली एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर प्रमोटर परचेस कर रहा है, कितना परचेस कर रहा है, मिनिमम 80% यहाँ पे परचेस करना पड़ेगा प्रमोटर को, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेक्शन 10 को आप ऐसे भी बोल सकते हो जीएसटी का छोटा प्लान, कि अगर आपको फुल रेट से जीएसटी नहीं पे करना है तो आप छोटा प्लान ले लो, आपको कम रेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा, बट आपको कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ये जीएसटी का छोटा प्लान क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। जीएसटी का छोटा प्लान क्या है कि सेक्शन 10 में सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए अलग है, सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए अलग है, ठीक है। अगर आप टर्नओवर आपका कम है तो ही आप इसे ऑप्ट कर सकते हो। कितना कम होना चाहिए, आप अगर सप्लायर ऑफ गुड्स हैं या फिर रेस्टोरेंट सर्विस आप सप्लाई करते हो तो उस केस में 75 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए, अगर आप स्पेसिफाइड कैटेगरी के स्टेट्स में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अगर आप इनमें बिजनेस करते हैं तो इस केस में आपका टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर है 1.5 करोड़, अगर आप अदर स्टेट में हैं, इनके अलावा अगर आप दूसरे स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। मींस आप जो सप्लाई करते हो, गुड्स आप सप्लाई करते हो या आप रेस्टोरेंट सर्विस देते हो, मींस आप क्या करते हो, रेस्टोरेंट फूड बना के सेल करते हो रेस्टोरेंट में, तो उस केस में आपका 1.5 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में हो तो 75 लाख ही आपकी मैक्सिमम लिमिट हो गई है, ठीक है।
मान लो आपने क्या करा, 24-25 में बिजनेस स्टार्ट करा, 24-25 में बिजनेस स्टार्ट करा, तो आपको जो टर्नओवर 25-20 तो आपको टर्नओवर कब का चेक करना है, 24-25 में तो आपने बिजनेस स्टार्ट करना है करा है, तो आपको पिछले साल का टर्नओवर आपको चेक करना है कि पिछले साल आपका 23-24 में टर्नओवर क्या था। 23-24 में आपका टर्नओवर क्या था, जीरो था। उस समय तो आपका बिजनेस ही नहीं था, तो उस समय तो आपका टर्नओवर जीरो था। तो आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन डीलर ऑप्ट कर सकते हो। ठीक, मान लो 24-25 में टोटल आपका टर्नओवर, आप मान लो कि आप मुंबई महाराष्ट्र में आप बिजनेस करते हो, आपका टर्नओवर 1 करोड़ था। ठीक है, तो आप क्या 25-26 में ऑप्ट कर सकते हो, 25-26 में 25-26 में आप ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका पिछले साल का जो टर्नओवर था वो 1.5 करोड़ से क्या था, कम था। ठीक है, 1.5 करोड़ से आपका कम था टर्नओवर, तो उस केस में आप ऑप्ट कर सकते हो। मान लो 25-26 में आप बिजनेस करना स्टार्ट करें और आपके शुरू के 5 मंथ में इतनी सेल हुई कि आप 2 करोड़ पे पहुंच गए, अब आपका 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया। तो अब आपका जिस मंथ 1.5 करोड़ से ऊपर गया, जिस मंथ आपका 1.5 करोड़ से ऊपर गया, अब आपको अब आपको नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट होना पड़ेगा और नॉर्मल रेट से आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो आपके बिल्कुल ही सर्विस नहीं दे सकते हो, दे सकते हो, पर कुछ लिमिट है उसकी। क्या लिमिट है, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो आप कुछ लिमिट तक सर्विस दे सकते हो। 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा है उतने की आप सर्विस दे सकते हो। ठीक है, मान लो आपका जो टर्नओवर था हमारे एग्जांपल में 1 करोड़ था, तो 1 करोड़ का 10% कितना होता है, 1 करोड़ का 10% 10 लाख होता है। तो 10 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर मींस 10 लाख तक की आप क्या कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो। ठीक है, इतनी आपकी मैक्सिमम है। अब आप बोल रहे हो कि मैं तो पूरा सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं तो सर्विस ही दे सकता हूं, तो क्या मैं कंपोजिशन डीलर सेक्शन 10 ऑप्ट नहीं कर सकता? तो आप ऑप्ट कर सकते हो, बट उसमें टर्नओवर लिमिट सिर्फ 50 लाख है। मींस अगर 50 लाख तक की आप सर्विस देते हो तो आप कंपोजिशन डीलर बन सकते हो, तो आप कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हो और आप कम रेट से जीएसटी पे कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप इन सब चीज के मैन्युफैक्चर हो तो इस केस में आपको कंपोजिशन डीलर बनने का आप हक खो देते हो, आप यहाँ पे कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। आइसक्रीम के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, है ना, पान मसाला, टोबैको, मैन्युफैक्चर टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, बिल्डिंग रॉक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, अगर ये आप अगर मैन्युफैक्चर हो तो आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 10 ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप कम रेट से जीएसटी पे करने के हकदार नहीं हो, आपको नॉर्मल स्कीम ही जाना पड़ेगा और आपको ज्यादा रेट से ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, कंपोजिशन सप्लायर शेल लायबल टू मेक पेमेंट एट अ रेट एप्लीकेबल ऑन द सप्लायर रिस्पेक्ट ऑफ एवरी इनवर्ट सप्लाई, every invert supply liable to tax under reverse charge mechanism। यहाँ पे आपका बेसिकली क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपका क्या है कि अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर कम रेट से जीएसटी तो पे करना ही है। साथ ही साथ आपने क्या करा कि आपने कोई सर्विस ली या फिर आपने कोई गुड्स लिया, आपने गुड्स या सर्विस ली, मीन्स आप क्या हो, रिसिपेंट हो, और आपने कोई ऐसे कोई गुड्स सर्विस ले लिए जिसमें आरसीएम के अंडर आपको जीएसटी पे करना है, आरसीएम के अंडर आपको जीएसटी पे करना है। तो जो आरसीएम के अंडर आपने जीएसटी पे किया है तो वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल स्कीम के अंडर नॉर्मल रेट से ही आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, नॉर्मल रेट से ही आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। मीन्स मान लो अगर एडवोकेट सर्विस ली है तो एडवोकेट सर्विस पे 18% का जीएसटी रेट है, तो आपको 18% ही जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, अंडर आरसीएम एज अ रेसिपिएंट। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज वाले में तो आपको जो कम रेट वाला है वो ही जीएसटी पे करना है, बट अगर आपने आरसीएम के अंडर कोई सर्विस ले ली, गुड्स ले लिए, तो जो आरसीएम के अंदर जीएसटी रेट लगता है, जो नॉर्मल रेट लगता है वो ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, द ऑप्शन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर कंपोजिशन स्कीम शैल लेफ्ट विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन व्हिच हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। अगेन हमने ये कवर कर लिया कि अगर आपका मान लो इस साल आप बिजनेस कर रहे हो 1.5 करोड़ या 75 लाख या फिर 50 लाख, व्हाटएवर द केस, उससे आपका टर्नओवर अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जीएस नॉर्मल स्कीम के अंडर शिफ्ट होना पड़ेगा, आपका कंपोजिशन वाली स्कीम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब आपने एक बार शिफ्ट हो गए तो क्या आप शिफ्ट नहीं हो, वापस कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो। अगेन आपको चेक करना पड़ेगा आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है क्या, अगर आपका 1.5 करोड़ से कम है अगर टर्नओवर, तो फिर आप अगेन इसको कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब कम रेट से आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो वो रेट क्या है, वो रेट यहाँ पे लिख रखे हैं ना,
तो अब रेट कौन कौन से, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको मैक्सिमम 1% जीएसटी पे करना है, मींस 0.5% जीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। अगर आप ट्रेडर हो तो अगेन 1% लगेगा, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हो तो 5%, और अदर सर्विस प्रोवाइड करते हो तो 6%, ठीक है, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस पे तो 5% है और अदर सर्विस पे 6%, ठीक है। अब अगर मान लो आपने क्या करा, कंपोजिशन ऑप्ट कर ली, तो रिस्ट्रिक्शन क्या है, ठीक है। अगर आपने क्या करा, कंपोजिशन ऑप्ट कर ली, मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है। इसमें अपन स्टेट्स बना देते हैं 3, फॉर एग्जांपल अभी हम 3 स्टेट बना देते हैं। ये महाराष्ट्र, ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 3 स्टेट्स आपके बन गए, ठीक है। इसमें मान लो आपने क्या करा, सप्लाई करा, ठीक है। आप क्या कंपोजिशन डीलर ऑप्ट है ना, तो आप महाराष्ट्र में भी बिजनेस करते हो, गुजरात में भी करते हो, मध्य प्रदेश में भी करते हो। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि आपने क्या सोचा कि मैं महाराष्ट्र के लिए कंपोजिशन डीलर ऑप्ट कर लेता हूं और मेरे बेनिफिट के लिए मैं इनमें रेगुलर स्कीम ही चलने देता हूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको तीनों के लिए कंपोजिशन डीलर ऑप्ट करना ही पड़ेगा। तीनों बिजनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन डीलर ऑप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक के लिए मैं कंपोजिशन डीलर ऑप्ट कर लूं, दूसरे के लिए मैं क्या करूं कि कंपोजिशन डीलर ऑप्ट नहीं करूं। आपको तीनों को एक साथ चलाना है और तीनों को कंपोजिशन डीलर ऑप्ट करना है। मान लो एक कोई इनएलिजिबल हो जाता है कंपोजिशन डीलर के लिए, तो फिर तीनों ही इनएलिजिबल हो जाएंगे। मींस एक ने अगर ऐसी कोई सी वायलेशन कर दी है तो फिर तीनों ही वायलेट हो जाएंगे और तीनों ही कंपोजिशन डीलर से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको जो नॉर्मल रेट है जीएसटी का, उसी से जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है, कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। कंडीशन क्या है, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो फिर आपके लिए ये कंडीशन है, और अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस है तो आपके लिए ये कंडीशन। बेसिकली यहाँ से यहाँ की जो कंडीशन है वो दोनों के केस में सेम है, बस ये एक कंडीशन गुड्स वाले के लिए ज्यादा है, ठीक है। अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो तो आप सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते। बेसिकली हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट आप कुछ एक्सटेंट तक आप सर्विस सप्लाई कर सकते हो, 10% ऑफ स्टेट टर्नओवर या फिर 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जो एग्जम्प्ट गुड्स है उसका सप्लाई नहीं कर सकते। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस व्हिच आर नॉट लिवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है। ऐसा कुछ सप्लाई नहीं कर सकते जिसपे जीएसटी नहीं लग सकता। आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ पे क्या थे, 3 बिजनेस थे, तो 3 बिजनेस थे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा हूं, तो महाराष्ट्र में बैठे बैठे मैं क्या करता हूं, राजस्थान में एक और स्टेट है, तो मैं क्या करता हूं, महाराष्ट्र से ही मैं क्या करता हूं, राजस्थान सप्लाई कर सकता हूं, तो मैं महाराष्ट्र से राजस्थान गुड सेल कर दूंगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, या फिर महाराष्ट्र से राजस्थान सर्विस सप्लाई कर दूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और ऑफिस खोलना पड़ेगा। कहां पे खोलना पड़ेगा, राजस्थान में खोलना पड़ेगा। राजस्थान में एक और ऑफिस खोलो और फिर वहां आप राजस्थान के अंडर आप सप्लाई करो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र से आप राजस्थान सप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 स्टेट थे, तो आप एक और स्टेट में अपना ऑफिस खोलो और वहां पे आप क्या करो, वहां पे ऑफिस खोल के राजस्थान में, और अंदर ही अंदर आप राजस्थान के अंदर आप सप्लाई करो। आप चाहो तो ऐसा सप्लाई कर सकते हो कि महाराष्ट्र से एमपी में सप्लाई कर सकते हो, बट महाराष्ट्र से एमपी जब सप्लाई करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो। बेसिकली क्या कर रहे हो, जैसे महाराष्ट्र में फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री तो आपकी कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो फिर आपको ऑब्वियसली एमपी और गुजरात और राजस्थान की जो आपकी शॉप है वहां पे तो गुड्स पहुंचाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी कर सकते कि फैक्ट्री भी अब मैं अलग अलग तीनों जगह खोलूंगा, नहीं। आपको वहां पे बेच पहुंचाने के लिए आप बेच ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, महाराष्ट्र से अपने एमपी वाली शॉप पे, आपकी गुजरात वाली शॉप पे, उसके बाद आपके राजस्थान वाली शॉप पे, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, बेच ट्रांसफर कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। बट ऐसा नहीं कर सकती महाराष्ट्र से मैं अदर पर्सन को सेल कर रहा हूं, किसी एमपी वाले को अदर पर्सन को सेल कर रहा हूं, वो नहीं कर सकते। बेच ट्रांसफर कर सकते हो सेम कंपनी सेम ऑफिस में, ठीक है।
आप ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स नहीं होना चाहिए, जो नोटिफाइड गुड्स है हमारे एरेटेड वाटर्स या फिर फॉसिल वाला या फिर आइसक्रीम वाला, पान वाला, टोबैको वाला, ये वाले आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी नहीं हो सकते, ठीक है। ये हम आगे करेंगे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, एनआरटीपी क्या होता है। सेम कंडीशन सर्विस वाले में भी है कि आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होना चाहिए, नोटिफाइड गुड्स के आप सप्लायर नहीं होने चाहिए, या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी नहीं होने चाहिए, ठीक। अब टर्नओवर जो है, टर्नओवर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिकली टर्नओवर से ही आपको पता लगेगा कि मैं 75 लाख मेरा है, या बेसिकली 75 लाख जो आएगा वो कैसे आएगा, या फिर आपके केस में 1.5 करोड़ कैसे आएगा, या फिर 50 लाख कैसे आएगा। तो जो टर्नओवर है, जो आप बेसिकली डिसाइड करता है कि आप कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हो कि नहीं, तो उसमें आपको जो जो टर्नओवर में इंक्लूड करना है, सारी टैक्सेबल सप्लाईज है वो आपको इंक्लूड करना है, एग्जाम सप्लाई आपको इंक्लूड करना है, जो आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स या सर्विस का वो आपको इंक्लूड करना है, या फिर आपने जो इंटर स्टेट सप्लाई किया है, जो हमारा बेच ट्रांसफर था, हमने यहाँ पे हमारी दूसरे ऑफिसर्स को जो ट्रांसफर कर देते वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो इनवर्ट सप्लाई से मिला है, इनवर्ट सप्लाई में आपने आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करना है, वो आपको इंक्लूड नहीं करना है। अगर इंक्लूड है तो एक्सक्लूड करना है, माइनस करना है, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आपको इंक्लूड नहीं करना है। एग्जाम सर्विस आपने ली है बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस, तो ये आपको इंक्लूड नहीं करना है। और जो आपका आएगा वो टर्नओवर आपको डिसाइड करेगा कि आप कंपोजिशन डीलर ऑप्ट कर सकते हो कि नहीं हो। अगर लिमिट के अंदर है तो आप ऑप्ट कर सकते हो, लिमिट के बाहर है तो आप ऑप्ट नहीं कर सकते। एक कंडीशन हमने यहाँ पे भी देखी थी स्टेट वाली, कि स्टेट टर्नओवर आपका डिसाइड होगा 10% ऑफ स्टेट टर्नओवर। तो 10% ऑफ स्टेट टर्नओवर क्या होगा, ये जो आपके टर्नओवर है, ये जो आप टर्नओवर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ये तो आप पूरे ओवरऑल इंडिया पे कैलकुलेट करोगे, तो आप यहाँ पे क्या करना, बस स्टेट वाला ले लेना, तो आपका स्टेट टर्नओवर हो जाएगा। ये जो सर्विस वाला हमने देखा था 5 लाख या फिर 10% ऑफ टर्नओवर, तो टर्नओवर यहाँ पे भी हमको पूरे इंडिया का नहीं लेना, यहाँ पे पूरे इंडिया का नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ स्टेट का लेना है। मीन्स यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में मैं क्या कर रहा हूँ, सप्लायर ऑफ गुड्स हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या कर रहा हूँ मैं, सप्लायर ऑफ गुड्स हूँ, तो क्या मैं सप्लायर ऑफ सर्विस, मैं बिल्कुल भी सर्विस नहीं दे सकता हूँ, दे सकता हूँ 10% ऑफ स्टेट टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, ठीक है। तो इस केस में मेरे को कैसे डिसाइड करना है कि अब जैसे मैं महाराष्ट्र में भी सप्लाई करता हूँ, गुजरात में भी मैंने सप्लाई करता हूँ, तो गुजरात, महाराष्ट्र, ये आपको बेसिकली डिसाइड करेगा। अब महाराष्ट्र का टर्नओवर आप निकाल लो, टैक्सेबल सप्लाई और जो आपका ये क्या क्या है, एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट ट्रांसफर, ठीक है। ये आप किसका ले लो, सिर्फ महाराष्ट्र का ले लो, और जो टर्नओवर आएगा उसका आप क्या कर लो, 10% निकालो और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, तो इतने की सर्विस आप महाराष्ट्र के अंदर दे सकते हो, ठीक है। अगेन गुजरात का भी आप स्पेसिफिकली अलग से कर लो कि टैक्सेबल सप्लाई जो है, एग्जाम सप्लाई जो है, और एक्सपोर्ट है, या फिर इंटरस्टेट सप्लाई है, तो वो आप देख लो, उसका 10% निकाल लो और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, वो आप गुजरात में आप सप्लाई कर सकते हो, देखिए सर्विस, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली चैप्टर 3 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, जिसमें हमने सेक्शन 9 पूरा कवर कर लिया और सेक्शन 10 भी कवर कर लिया, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि क्या रहेगा, बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।